देश और दुनिया अभी जो दिल्ली को देख रही थी, तो एक तरफ प्रचार था और दिल्ली के भीतर एक गुबार था। इस दोनों का अंतर साफ करते हुए आप आए हैं। ये आने के बाद जो आगाज कैसा है, अड़चन कैसी है, और आपका रोड मैप अगर मैं कहूँ तो वो रोड मैप क्या है? दिल्ली, आपने बिल्कुल ठीक कहा। प्रचार की सरकार थी, जनता के दिलों में गुबार था। और सच में इस पिछले 10-12 साल में इतना कुछ हो गया कि होर्डिंग बैनरों पे तो सरकारें दिखाई दी, परंतु जनता के पेट में कुछ नहीं जा पाया। आज कितने दुर्भाग्य की बात है कि देश की राजधानी दिल्ली में 40 से 50% लोगों को ही नल के माध्यम से जल मिलता है। बाकी की पूरी दिल्ली टैंकरों पे चल रही है। ऐसी छोटी छोटी अपेक्षाओं में फंस के दिल्ली रह गई, कभी ना बड़ा सोच सकी, ना कभी उसे बड़ा मिला। मैं समझती हूँ कि अब ये जो वनवास उनका पूरा हुआ है, इस आने वाले समय में दिल्ली के जो अधिकार हैं, जो दिल्ली को मिलना चाहिए, वो मिल पाएगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिल करके डबल इंजन के माध्यम से वो सारी सुख सुविधाएं दिल्ली की जनता को देंगे। मुख्यमंत्री के घर सबसे बड़े अफसरों को बुलाकर उनकी पिटाई की ऐसे खबरें थी कि दिल्ली सोच रही थी कि शायद हम कहाँ फंस गए। अब ये चित्र तो निश्चित ही राहत देता होगा। और एलजी जी से आप जो बात कर रही हैं ना कि एलजी से बातचीत होती है, पिछले ये समझ लीजिए 14 साल से सिर्फ लड़ाई ही देखी है। दिल्ली की जनता को ये लगता था एलजी वर्सेस दिल्ली सरकार चलता है। क्या वो जो समन्वय की कमी थी उससे दिल्ली के विकास पे असर पड़ रहा था, और अब क्या सुधार होगा? हर चीज पे असर होता है जब आप केवल और केवल झगड़ा करने में लगे रहते हैं, काम करने की आपकी मंशा नहीं होती। आज जिस तरीके से दिल्ली ने गति पकड़ी है, जिस तरीके से दिल्ली में काम हो रहे हैं, आपको मैं एक एक विषय बताना चाहती हूँ। आज पूरी दिल्ली में 111 गांवों में आईजीएल का पाइपलाइन लगा, जो कि गैस की सुविधा पाइप के माध्यम से घरों में जाएगी। किसने किया? केंद्र सरकार ने किया। सुविधा किसने दी? दिल्ली सरकार ने दी, क्योंकि वो पाइपलाइन आपकी पीडब्ल्यूडी रोड से जाएगी, वो पाइपलाइन आपकी एमसीडी की रोड से जाएगी। पिछली सरकारें क्या करती थी? केंद्र सरकार का काम है, उनका प्रोजेक्ट है, परमिशन रोक दीजिए, आने नहीं देंगे। नुकसान किसका? जनता का नुकसान। आयुष्मान योजना केंद्र की योजना है, हम नहीं देंगे, हम नहीं लागू करेंगे। नुकसान किसका? दिल्ली की जनता का। मंत्री, मुख्यमंत्री कहीं सड़कों पे नजर नहीं आए। एकमात्र यही सरकार होगी जो सत्ता में रहते हुए भी धरने पे बैठते थे। जल मंत्री खुद जाके धरने पे बैठते थे, दिल्ली को पानी नहीं है, दिल्ली को ऐसे नहीं है। पहली सरकार हमने देखी जो धरने प्रदर्शन की सरकार थी, एक्चुअली उनके डीएनए में ही विपक्ष था। अब जनता ने उनको सही जगह पहुंचाया कि आप विपक्षी करिए। तो क्या इसकी अभी जांच होगी? तो आपको लगता है कि कुछ और कहानियां खुलने को बाकी हैं? बहुत सारी बाकी है अभी। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार, पांचजन्य के इस विशेष संवाद में आप सभी का स्वागत है। बदलाव कई बार सत्ता का होता है, लेकिन ये सिर्फ सत्ता का बदलाव नहीं होता है, सोच का बदलाव होता है, दिशा का बदलाव होता है, और कई बार विश्वास का भी बदलाव होता है। और इसी विश्वास के साथ 100 दिन पहले दिल्ली की जनता ने जनादेश दिया था, बीजेपी की सरकार चुनी गई थी। 100 दिन पूरे हो चुके हैं। दिल्ली की जनता के विश्वास पर कितना खरी उतर रही है ये सरकार? जो नया नेतृत्व, जिनके कंधों पर दायित्व सौंपा गया था, रेखा गुप्ता जी, उन्होंने अभी इन 100 दिनों में दिल्ली की जनता का दिल जीतने के लिए क्या क्या किया, इस सब पर बातचीत इस विशेष संवाद में होगी। हमारे साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ ही पांचजन्य के संपादक श्री हितेश शंकर जी हैं, जो बात करेंगे दिल्ली के 100 दिन पूरे होने पर दिल्ली की जनता क्या सोचती है और सरकार क्या कर रही है। रेखा जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देश और दुनिया अभी जो दिल्ली को देख रही थी, तो एक तरफ प्रचार था और दिल्ली के भीतर एक गुबार था। इस दोनों का अंतर साफ करते हुए आप आए हैं। ये आने के बाद जो आगाज कैसा है, अड़चन कैसी है, और आपका रोड मैप अगर मैं कहूँ तो वो रोड मैप क्या है? दिल्ली
आपने बिल्कुल ठीक कहा। प्रचार की सरकार थी, जनता के दिलों में गुबार था। और सच में इस पिछले 10-12 साल में इतना कुछ हो गया कि होर्डिंग बैनरों पे तो सरकारें दिखाई दी, परंतु जनता के पेट में कुछ नहीं जा पाया। जो देश की राजधानी दिल्ली में सुविधाएं होनी चाहिए थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होना चाहिए था, वो दिल्ली की जनता को मिला ही नहीं। आज कितने दुर्भाग्य की बात है कि देश की राजधानी दिल्ली में 40 से 50% लोगों को ही नल के माध्यम से जल मिलता है। बाकी की पूरी दिल्ली टैंकरों पे चल रही है और टैंकर में भी माफिया। इस प्रकार की सत्ता यहाँ चल रही थी। इसी प्रकार से पॉल्यूशन से परेशान, यमुना की सफाई से परेशान, सड़कों के गड्ढों से दुखी, सीवर लाइन ना होना, इतनी छोटी छोटी चीज़ें दिल्ली के लिए छोटी सी आशा बन के रह गई कि मेरी गली के गड्ढे भर दिए जाएं, मेरी सीवर लाइन ओवरफ्लो ना करे। ऐसी छोटी छोटी अपेक्षाओं में फंस के दिल्ली रह गई, कभी ना बड़ा सोच सकी, ना कभी उसे बड़ा मिला। मैं समझती हूँ कि अब ये जो वनवास उनका पूरा हुआ है, इस आने वाले समय में दिल्ली के जो अधिकार हैं, जो दिल्ली को मिलना चाहिए, वो मिल पाएगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिल करके डबल इंजन के माध्यम से वो सारी सुख सुविधाएं दिल्ली की जनता को देंगे जिसकी वो अधिकारी है। आप डबल इंजन की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो सरकार थी वो तो कहती थी केंद्र सरकार साथ ही नहीं देती है। अब आप 100 दिन से काम कर रहे हैं, 100 दिन का आपका अनुभव क्या कहता है कि केंद्र सरकार साथ देती है, या जब पहले की सरकार का ये रोना रहता था पूरे टाइम कि केंद्र का साथ नहीं मिलता इसलिए विकास नहीं हो पा रहा? ये जो पिछली सरकार बोलती थी, मैं समझती हूँ ये इससे बड़ी जाति जो है वो कोई हो नहीं सकती। इतना झूठ, सफ़ेद झूठ। आप ये देखिए, आज दिल्ली में जो मेट्रो दौड़ रही है, आप कल्पना कर सकती हैं कि दिल्ली मेट्रो के बिना कैसी होती। आज दिल्ली का पूरा ट्रैफिक मेट्रो अपने कंधों पे ढो के चल रही है। मेट्रो किसने बनाई? केंद्र ने। क्या दिल्ली की तत्कालिक सरकार ने मेट्रो के प्रति जो उनका फंड था 50% दिया? 1 रुपया भी नहीं दिया। आज पूरा का पूरा जो हाईवेज दिल्ली में बने हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, जितनी ये पेरिफेरीज बनी है, ये इन सब के कारण से दिल्ली में जो स्पीड आई, क्या वो संभव थी? आज यदि केंद्र के केंद्रीय विद्यालय यहाँ ना होते तो क्या एजुकेशन हम पूरा कर सकते थे? आज यदि सरकारी अस्पताल जो केंद्र सरकार के अधीन एम्स इत्यादि हैं, क्या वो ना होते तो क्या दिल्ली अपने हेल्थ सेक्टर को मीट कर पाती, हेल्थ रिक्वायरमेंट को मीट कर पाती? गलत है, नाजायज़ है। आज दिल्ली ने यमुना सफाई के लिए 8,000 करोड़ रुपए पिछली सरकार को दिए। आज कूड़े के पहाड़ों के लिए अमृत वन के माध्यम से करोड़ों रुपए का बजट दिया। हर चीज़ G20 में उन्होंने दिया। GST में 500 करोड़ रुपए हर साल 5 साल तक दिल्ली को मिले। तो ये सारा जो सपोर्ट है, हर योजना में जो सपोर्ट है, वो दिल्ली को दिया गया। और आप ये कहें कि हमें केंद्र से लाभ नहीं मिल रहा, आप केंद्र के बिना एक कदम चलने की स्थिति में नहीं थे। आप दिल्ली ने देखा कैसे कोविड के समय में आपने केंद्र के आगे गुहार लगाई और केंद्र ने आकर दिल्ली वालों की जान बचाई। तो इससे बुरी बात कोई हो ही नहीं सकती यदि कोई राज्य या कोई यूनियन टेरिटरी ये कहे कि केंद्र ने मेरा साथ नहीं दिया। नहीं, आप जो रेखा जी बताती हैं, मुझे वो चित्र याद आता है। मेट्रो जब दिल्ली में पहली बार चली थी, उसमें खुराना जी और आडवाणी जी का एक चित्र था, वो हमारी आर्काइव में भी होगा। मगर मैं इसे डबल इंजन की बजाय मैं तो ट्रिपल इंजन देख रहा हूँ। और आप दिल्ली की महापौर भी रही हैं। ये जो तीसरा इंजन है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली की सड़कों की अगर पैमाइश की बात करें, उनकी चौड़ाई की बात करें, उनके रखरखाव के नियमों और क्षेत्र विभाजन की बात करें, तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो केवल भाजपा पर आरोप लगाने के लिए उपेक्षित छोड़ दिया गया। अब सारी जिम्मेदारी आपके पास है। ये ट्रिपल इंजन कैसे काम करेगा? 100% करेगा। आज जब लोकतंत्र का इतना सुंदर स्वरूप दिल्ली में निखर के आया है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम तीनों जन मिल करके काम करते हैं, तो कोई ये नहीं कहता कि ये काम मेरा नहीं है, ये काम आपका है। कोई एक दूसरे को पासम दपाल बॉल नहीं करते। वो जो काम दिल्ली को स्वच्छ रखने का है, वो जितना नगर निगम का है उतना दिल्ली सरकार का है। जितना दिल्ली सरकार का है उसमें उतना ही सहयोग हमें केंद्र से मिलता है।
इस तरीके से जब हम मिल करके चलते हैं तो हर एक की जिम्मेवारी है। आज आप देखिए, दिल्ली बेहतर दिखती है, साफ सुथरी दिखती है। आज काम करने के लिए हम अधिकारियों को एक प्लेटफॉर्म पे बुला सकते हैं। हम ये नहीं होता कि जी भी डीसी जो हैं वो नगर निगम के अधिकारी हैं तो दिल्ली सरकार नहीं बुलाएगी, डीएम जो हैं दिल्ली सरकार के कर्मचारी हैं तो वो आप केंद्र सरकार नहीं बुला सकती, कि आपके जो कमिश्नर पुलिस हैं या आपके डीसीपीस हैं उसको राज्य सरकार बुला सकती है। तो हम मिल करके जब योजना बनाते हैं तो दिल्ली की सेफ्टी की, सिक्योरिटी की और यहाँ पे बेहतर सुविधाओं की योजना इकट्ठे बैठ करके जब एक प्लेटफॉर्म पे होती है तो दिल्ली वाले सुकून की सांस लेते हैं। वो ये फील कर पाते हैं कि मुख्यमंत्री और एलजी इकट्ठे बैठ के चर्चा भी करते हैं, हंसते बोलते भी हैं और दिल्ली को बेहतर कल देने की भी बात करते ये तो हैं। बिल्कुल चौंकाने वाला चित्र है, क्योंकि मुझे याद है कि इसी दिल्ली से ऐसी खबरें आई थी जो शायद इतिहास में कभी ना सुनी हो। मुख्यमंत्री के घर सबसे बड़े अफसरों को बुलाकर उनकी पिटाई की ऐसे खबरें थी कि दिल्ली सोच रही थी कि शायद हम कहाँ फंस गए। अब ये चित्र तो निश्चित ही राहत देता होगा। और एलजी जी से आप जो बात कर रही हैं ना कि एलजी से बातचीत होती है, पिछले ये समझ लीजिए 14 साल से सिर्फ लड़ाई ही देखी है। दिल्ली की जनता को ये लगता था एलजी वर्सेस दिल्ली सरकार चलता है। क्या वो जो समन्वय की कमी थी उससे दिल्ली के विकास पे असर पड़ रहा था और अब क्या सुधार होगा? हर हर चीज पे असर होता है जब आप केवल और केवल झगड़ा करने में लगे रहते हैं, काम करने की आपकी मंशा नहीं होती। आज जिस तरीके से दिल्ली ने गति पकड़ी है, जिस तरीके से दिल्ली में काम हो रहे हैं, आपको मैं एक एक विषय बताना चाहती हूँ। आज पूरी दिल्ली में 111 गांवों में आईजीएल का पाइपलाइन लगा, जो कि गैस की सुविधा पाइप के माध्यम से घरों में जाएगी। किसने किया? केंद्र सरकार ने किया। सुविधा किसने दी? दिल्ली सरकार ने दी, क्योंकि वो पाइपलाइन आपकी पीडब्ल्यूडी रोड से जाएगी, वो पाइपलाइन आपकी एमसीडी की रोड से जाएगी। पिछली सरकारें क्या करती थी? केंद्र सरकार का काम है, उनका प्रोजेक्ट है, परमिशन रोक दीजिए, आने नहीं देंगे। नुकसान किसका? जनता का नुकसान। दिल्ली वालों का। आयुष्मान योजना केंद्र की योजना है, हम नहीं देंगे, हम नहीं लागू करेंगे। नुकसान किसका? दिल्ली की जनता का। पीएम श्री स्कूल है, नहीं लाने देंगे। अटल कैंटरिंग लैब्स हैं, नहीं लाने देंगे। तो ये हर चीज में क्या, जहाँ प्रधानमंत्री जी का नाम उपयोग हो गया, जहाँ एलजी के जिम्मे कोई काम हो गया, उनको लगता था कि ये तो हमारे लिए बिल्कुल कतई करने लायक काम नहीं है, इसको हटा दिया जाए, छोड़ दिया जाए। और वर्षों तक दिल्ली की जनता जो है उपेक्षित महसूस करती रही। दिल्ली की जनता को वो सब अधिकार मिले ही नहीं जिसकी वो अधिकारी थी। आज पूरे देश में दिल्ली सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई है। सबसे अधिक पॉल्यूशन, सबसे अधिक डिस्टरबेंस, सबसे बुरी स्थिति में शौचालयों की दृष्टि से कहें, सफाई की दृष्टि से कहें, छोटे छोटे शहर भी डेवलप हो गए, परंतु दिल्ली डेवलप नहीं हो पाई, क्योंकि कहीं राज्य सरकार में दूसरे लोग बैठे थे तो उन्होंने निगम को उनका पैसा नहीं दिया, कहीं केंद्र में कोई बैठा था तो उसने राज्य सरकार से धोखाधड़ी करी। पहली बार दिल्ली में ऐसा माहौल, केंद्र राज्य निगम मिल करके काम करने की स्थिति में है, तो मैं समझती हूँ कि ये एक अच्छे साइन है दिल्ली के लिए और दिल्ली बेहतरी की ओर मूव कर रही है। आपने कारण कई बताए कि कहाँ-कहाँ पिछड़े थे, लेकिन एक मॉडल ऐसा था जिसे पिछली सरकार ने पूरी दुनिया में बहुत बेचा, शिक्षा मॉडल। मैं दिल्ली का जी। इसे थोड़ा सा अलग तरीके से फ्रेम करता हूँ। आपने बताया कि दो संस्थानों में कमी दिखाना बताना, मतलब लड़ने वाले लड़ाने वाले वो थे, ऐसा आपने बताया। मगर बाहर तो बताते थे हम पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं, लड़ने और लड़ाने वाले ये हैं। तो वो मॉडल कैसा था और आपका मॉडल क्या है? देखिए, पढ़ने और पढ़ाने वाले लोगों का तो चतुराई इसी में थी कि उनकी जितनी योजनाएं थी, आज हमने 5-5 सीएजी का रिपोर्ट टेबल किया, एक एक मद में जो भ्रष्टाचार लिप्त था, ये इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी सरकार थी कि इन्हें पता था बचने के रास्ते कैसे होंगे। वो एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री पूरे देश के जितने राज्य जोड़ लीजिए जिन्होंने अपने पास एक भी विभाग नहीं रखा, काम ही ना करना पड़े, मेरे साइन किसी फाइल पे चले ना जाएं, ना साइन होंगे ना कोई पकड़ पाएगा। वो तो फिर भी पकड़ में आ गए। आपकी मानसिकता में जब इस तरह की षड्यंत्रकारी नीतियां हो
कि आपको पहले से ही मालूम था कि मुझे क्या क्या गड़बड़ करनी है, इसलिए मैं ना कोई विभाग रखूं, ना कहीं साइन करूं, सब कुछ दूसरों पे सौंप के चला जाऊं। दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन जो मुख्यमंत्री होता था, दिल्ली जल बोर्ड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्षेत्र है, दिल्ली की जनता को पानी देना, सीवर की बातचीत हम कर रहे हैं, परंतु मुख्यमंत्री साहब ने छोड़ दिया, मंत्री जी को बना दिया कि आप चेयरमैन बनिए, हमें तो जाना है चुनाव प्रचार के लिए पंजाब, गोवा, यूपी, काहे को दिल्ली के लिए काम करेंगे। दिल्ली के मद में एडवर्टीजमेंट का खर्चा होता था और पूरे देश के तमिलनाडु तक के अखबारों में लगता था। दिल्ली का पैसा, दिल्ली की गाड़ी खून कमाई का पैसा, ये पढ़ी लिखी सरकारी थी जो ऐसे बेतरतीब खर्च करती थी। योजना 10 लाख रुपए की होती थी, एडवर्टीजमेंट पे 10 करोड़ का खर्चा होता था। बताइए मुझे क्या किया उन्होंने पॉल्यूशन के लिए, क्या किया उन्होंने 10 साल में। तो खड़े होते थे युद्ध पर प्रदूषण के विरुद्ध, उनकी तरफ से तो कहा था कि हमारी तरफ से वो भी डाला था। मंत्री, मुख्यमंत्री कहीं सड़कों पे नजर नहीं आए। एकमात्र यही सरकार होगी जो सत्ता में रहते हुए भी धरने पे बैठते थे। जल मंत्री खुद जाके धरने पे बैठते थे, दिल्ली को पानी नहीं है, दिल्ली को ऐसे नहीं है। पहली सरकार हमने देखी जो धरने प्रदर्शन की सरकार थी, एक्चुअली उनके डीएनए में ही विपक्ष था। अब जनता ने उनको सही जगह पहुंचाया कि आप विपक्षी करिए, आपके डीएनए में क्योंकि वही है। दिल्ली के लिए काम करने के लिए 10 साल का समय मैं समझती हूँ कि बहुत था, परंतु उन्होंने नहीं किया। उन्होंने ना पॉल्यूशन पे काम किया, ना गंगा सफाई पे किया, ना दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया। और एजुकेशन की जो बात आपने कही कि मॉडल दिखाया उन्होंने कि क्या मॉडल है, मैं आपको बताऊं, जब सीएजी का रिपोर्ट हमने प्रस्तुत किया उसमें आपने दिखा दिया कि हमने हजारों कमरे बना दिए। उसमें आपने टॉयलेट को भी एक कमरा गिना, उसमें आपने स्टोर को भी एक एजुकेशन का कमरा गिना। और कमरा कैसा? 45 लाख रुपए का एक कमरा। अब बताइए कौन सा ऐसा घर, ऐसी सरकारी बिल्डिंग होगी जहां 45 लाख रुपए का एक कमरा हो। तो ऐसा एजुकेशन मॉडल उनका था। आप जाकर के देखिए। तो वो शीश महल की टक्कर के कमरे थे क्या, या किस तरह के कमरे थे? क्या आप आज करा रही हैं? स्वयं जाकर के देखेंगे या जनता बताएगी कि जिन बच्चों को स्कूल के प्रीमिसेस में अच्छे शौचालय नहीं मिल रहे थे, उस एजुकेशन मॉडल की आप बात करते थे। इतने अहंकार में और इतनी जिद में आप रहे कि आपने जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसको ना हमें फॉलो करना पड़े, आपने अपना बोर्ड बना दिया। अब दिल्ली छोटा सा राज्य अपना बोर्ड लेके चल रहा है, हमारा स्टूडेंट कहाँ सर्वाइव करेगा? कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके खड़ा होगा? आगे उसका रिकॉग्निशन कितना होगा? कौन करेगा इसका रिकॉग्निशन? कौन करेगा? कौन सी नेशनल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी उसको अपना प्लेटफॉर्म देगी? परंतु नहीं, जिद में हम ये करेंगे, जिद में हम वो करेंगे। ऐसे ऐसे करिकुलम उन्होंने डेवलप कर दिए और डेली उसकी क्लास होना, डेली आपको जो है अलग अलग तरीके के क्लासेस, एक दिन में 7 पीरियड्स होते हैं, उसमें से 3 अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर निकाल दोगे, पढ़ाई कब करोगे? आज तक किसी भी राज्य में अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, हफ्ते में 1 क्लास हो जाएगी, आप 2 कर लेंगे, उसके अलावा गेम्स भी करेंगे, उसके अलावा बाकी चीजें भी करेंगे। पर डेली की 4 क्लासेस कौन देता है भाई? पढ़ाएंगे कहाँ? और फिर जब आई बात कि बच्चों के रिजल्ट आने लगे तो तुरंत अपने 9th के और 11th के जो बच्चे फेल हो गए उनको रोक दिया, हटा दिया। उन बच्चों के साथ बड़ा भारी अन्याय हुआ। दिल्ली में कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं जिसमें एनरोलमेंट की संख्या बहुत ज्यादा है, और तो उन्हें मजबूर कर दिया गया कि आप ओपन स्कूल में जाकर के पढ़िए और हमारे लिए केवल क्रीम स्टूडेंट छोड़ दीजिए। क्रीम स्टूडेंट आपसे दिखाने के लिए एक अच्छा आंकड़ा रहे, और हमारा रिजल्ट बहुत बढ़िया। वो बच्चे जो ओपन स्कूल में भेजे गए, क्या उनके पेरेंट्स कभी आके आपसे मिलते हैं? मिलते रहे, हजारों बार मिले। उन्होंने हमेशा ये कहा कि जिन बच्चों को एक्चुअल में सपोर्ट की जरूरत है, जिन्हें एक असिस्टेंस की जरूरत थी, उन्हें नहीं दिया गया। आज उनके बच्चों का भविष्य गर्त में धकेल दिया गया, जिनको थोड़े से सहारे की जरूरत थी। मतलब दिल्ली में जो एक कार्यक्रम पूरी दुनिया में प्रचारित किया गया था, वास्तव में वो लाखों बच्चों के साथ छल करने वाला साबित हुआ है। था ही ना। आप देखिए, जो बच्चा, आज ही मैंने एक प्रोग्राम किया, 19 करोड़ रुपए, 19 करोड़ रुपए हमने 19,000 करोड़ रुपए 1300 बच्चों को हमने दिए, और उन बच्चों को स्कॉलरशिप के माध्यम से वो बजट पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जो कि उनके टाइम से पेंडिंग पड़ी थी योजनाएं, जिसमें कि उन बच्चों का अधिकार दिया जाना था कि आप जो
बच्चे हमारे मेरिटोरियस है, जिनको हम फर्दर स्टडीज़ के लिए स्कॉलरशिप्स देते हैं, उन्होंने साइन नहीं की वो फाइलें, वो पड़ी रही वहाँ पे। और इसी तरीके की न जाने कितनी सारी पेंडेंसी आज भी दिल्ली सरकार के पार्ट पे पड़ी है, जो जनता का हक का पैसा था, जो उन्हें देना था, नहीं दिया जा सका। क्यों? क्योंकि सरकारें सीरियस ही नहीं थी, ना एजुकेशन के प्रति, ना हेल्थ के प्रति, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति। एक आप क्योंकि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जो स्कूलों के सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं, उनमें सुधार के लिए क्या है? और दूसरा एक सबसे बड़ा मुद्दा जो दिल्ली वालों के लिए रहा है, निजी स्कूलों में जो मनमानी फीस वसूली जाती है, उसको लेकर पेरेंट्स बहुत परेशान रहे। स्कूलों के बाहर हमने लाइनें देखी हैं परेशान पेरेंट्स की। आपकी सरकार 100 दिन हुए, और उनको कोई खराब अभी इसके बावजूद अभी तक स्कूल कस्से मस नहीं हुए हैं। ये देखिए, अड़ियल रवैया मैं दिखाई दे बिल्कुल रहा है। बताती हूँ आपको। हमारी दिल्ली में अभी फी रेगुलेशन के लिए कोई एक्ट ही नहीं है। दिल्ली के जो स्कूल हैं वो ड्रेवन होते हैं 1973 के एक्ट से, जिसमें केवल अगर फीस के बारे में लिखा है तो इतना लिखा है कि स्कूल अपनी फीस बढ़ाए और इंटीमेट कर दे डायरेक्टर एजुकेशन को। इसके अलावा किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन दिल्ली के एक्ट में नहीं है। और स्कूलों इसका- पर कोई प्रतिबंधात्मक निषेध हाँ। नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है उसका। जी, यही मैं बता रही हूँ। और दिल्ली की पिछली सरकार ने कभी इसके ऊपर कोई सख्त नियम लाने की कोशिश नहीं की। आज भी जो पेरेंट्स आपको यहाँ वहाँ दिखाई देते हैं, वो इसलिए दुखी नहीं है कि इस साल फीस बढ़ी है, वो इसलिए दुखी हैं कि पिछले लगातार 5, 6, 7 सालों से स्कूल फीस बढ़ा रहे हर हैं। साल बढ़ रही है। हर साल बढ़ रही है। और जो डीपीएस का मामला चल रहा था, डीपीएस द्वारका का, वो पेरेंट्स तो पिछले 4 साल से कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी फीस इतनी ज़्यादा हाइक होगी, वो आज के केसेस नहीं है, वो तब से चल रहे हैं। ये तो हम लोग हैं जिन्होंने पहली बार आकर के इस पूरी सिचुएशन को समझा, इसके समाधान के नाते फी रेगुलेशन एक्ट लेकर के आए और जिसको हमने कैबिनेट में अप्रूव किया, और अब उसके ऊपर हम ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं। स्कूल से कुछ रेजिस्टेंस भी मिल रहा है मिल रहा है, बिल्कुल। और पेरेंट्स का कुछ सपोर्ट भी मिल रहा होगा। पेरेंट्स तो देखिए निश्चित रूप में खुश हैं सभी। स्कूलों को लगता है कि हमें फीस बढ़ानी चाहिए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि हम प्राइवेट स्कूल हैं, जो बच्चा फीस देना चाहे वो हमारे पास आए, जो नहीं दे सका वो जाए। तो परंतु हमें लगता है कि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसको सोलली आप प्रॉफिट मेकिंग के ऊपर नहीं लेके जा सकते। पढ़ाई और दवाई। पढ़ाई और दवाई दोनों चीज़ें एक ऐसे क्षेत्र हैं ये जहाँ पे आपको बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। इसीलिए दिल्ली सरकार ने इस बार ये एक्ट लेके आए हैं, और इसके कारण से स्कूलों पे दबाव भी रहेगा और वो मनमानी फीस बढ़ाने पे उनके ऊपर लगाम भी लगेगी। लगाम रहेगी। एक और चीज़ है, जिसके हमने शिक्षा मॉडल की बात की, जो पुरानी सरकार है, वो एक मॉडल और बेचती थी, मोहल्ला क्लिनिक, जिसको लेकर हमने अपने पांचजन्य में भी कई वीडियोस भी किए हैं, पत्रिका में भी हमने स्टोरीज की हैं कि उसकी सच्चाई क्या थी, किस तरह से बदहाली में वो थे और वहाँ पे पेशेंट्स का क्या हाल था, क्या इलाज चल रहे थे। उन मोहल्ला क्लिनिक्स के आज क्या हाल है, और जो आपने आरोग्य मंदिर नाम दिया है, कैसे वो उन मोहल्ला क्लिनिक से अलग होंगे, क्या सुविधाएं होंगी? बहुत ही सुंदर आपने प्रश्न किया। देखिए मोहल्ला क्लिनिक क्या थे? मोहल्ला क्लिनिक सड़क किनारे नालों के ऊपर एंक्रोचमेंट के माध्यम से एक फोटा केबिन थे, जहाँ पे आपने दिखाया कि जी एक डॉक्टर है, एक असिस्टेंट है, दवाई रखी। क्या काम करेंगे? किसी को खांसी जुकाम बुखार होगा, वो चेक करेंगे, दवाई देंगे। क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी थी? कैसे उसकी बिलिंग होती थी? पर पर्सन आप पैसे देते थे डॉक्टर को। कितने पेशेंट आ रहे हैं, क्या उसका रिकॉर्ड है? कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता था। डॉक्टर चाहे तो कह दे कि मैंने आज 2000 पेशेंट्स को अटेंड किया। कोई पूछे कि अगर आप एक पेशेंट को 1 मिनट भी देते हो तो दिन भर में 2000 पेशेंट कैसे आप अटेंड कर सकते? ऐसे मामले हैं? बिल्कुल, बिल्कुल हैं। और वहाँ ना दवाई, ना डॉक्टर, ना इलाज। आज आपके पास में कोई चोट भी लग जाए तो पट्टी करने जैसा हिसाब किताब नहीं, कोई वैक्सीनेशन नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं। तो ये जो मॉडल था, जिसको अगर आप कहें कि वो वर्ल्ड क्लास है, तो वो तो ठीक नहीं है। आज हम लोग आरोग्य मंदिर के नाम से एक तरीके से वो मिनी हॉस्पिटल का रूप है, या एक बड़ी डिस्पेंसरी का रूप है, जहाँ पे आपको प्रिवेंशन भी है, जहाँ ट्रीटमेंट भी है, जहाँ टेस्टिंग भी है, और जहाँ पे मेडिसिन भी है, जहाँ डॉक्टर भी है, नर्स भी है।
यहाँ तक कि कोई चोट इत्यादि लगने पे छोटी एडमिशन भी उसकी है, डे केयर भी है उसके अंदर। तो एक बड़ा मॉडल जो परमानेंट स्ट्रक्चर के साथ में होगा, परमानेंट बिल्डिंग में होगा, जिसके लिए कोई टेम्परेरी जुगाड़ नहीं है, जहाँ पे बेहतरीन डॉक्टर रखे जाएंगे और दिल्ली की जनता को बेहतर इलाज मिलेंगे। तो प्राइमरी सेक्टर का इलाज, क्योंकि देखिए हम जब 3 सेक्टर में इलाज को डिवाइड करते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर का इलाज करने के लिए ये आरोग्य मंदिर काम करेंगे। पूरी दिल्ली में लगभग 1150 आरोग्य मंदिर बनने हैं और जिसकी डेडलाइन हमने मार्च 2026 रखी है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली को एक बेहतरीन सुविधाएं मिल पाएगी। वो जो व्यक्ति छोटे-छोटे इलाज के लिए दूर-दूर बड़े-बड़े अस्पतालों में जिसे दौड़ना पड़ता था, प्राइवेट अस्पताल जिसका इलाज नहीं करता था, उसके लिए एक इतनी बड़ी सुविधा हो जाएगी कि आधी रात भी यदि उसे दरवाज़ा खड़खड़ाना पड़े तो उसे इलाज मिल पाएगा। एक और चीज़ मुझे आपने कहा कि मैकेनिज्म कुछ ऐसा बनाया गया था जिसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स ही नहीं हो सकती थी और गड़बड़ की गुंजाइश थी। ऐसा ही आपके बोलने से मुझे ध्यान आता है कि जैसे डॉक्टर बता दे तो नंबर कितना भी हो सकता है। महिलाओं के लिए जो यात्रा फ्री थी, उस फ्री की यात्रा के लिए टिकट काटे जा रहे थे। ऐसा क्यों था? और ये क्या देखिए, ये भी आपने बड़ी अच्छी चीज़ पकड़ी। मैं कह रही हूँ ना, ये सरकार वो सरकार थी कि आप जहाँ से उठा के देखिए महिलाएं हैं, महिला तो उसके दिखाई दे रही हैं, फिर उनका और फ्री है तो फ्री का टिकट क्यों काटना? और उसके नीचे इतना फंगस है पूरे के पूरे प्रशासन में। महिलाएं आ रही हैं, पर टिकट आप पेमेंट कर रहे हो, पर टिकट पेमेंट कर रहे हो तो कितनी दिन भर में टिकट कटी, कितना दिन भर में सिस्टम हुआ। मैंने मात्र कहा भर था हाउस में कि हम महिलाओं को कार्ड देंगे या महिलाओं का डिजिटल टिकटिंग कर देंगे, ताकि रोज रोज टिकट क्यों काटनी है, जब आप कितनी बार भी जा सकते हो, आ सकते हो, कार्ड देंगे, स्वाइप करेंगे, पता चलेगा कि एक महिला ने कितनी बार दिन में बस का उपयोग किया। तो जब पेमेंट करना होगा उस बस वाले को तो हम वो गिन के दे सकते हैं। परंतु इतना बड़ा भ्रष्टाचार था इसमें, दिखाई देता था कि महिलाओं को फ्री, पर वो महिलाओं को फ्री कितनी मिली। तो क्या लोगों इसकी ने इसकी अभी जांच होगी तो आपको लगता है कि कुछ और कहानियां खुलने को बाकी हैं? बहुत सारी बाकी है अभी। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बिल्कुल। आपने बात की थी चूँकि हम बात भी कर रहे थे, पहली सरकार की क्योंकि बात करते वो तो पेरिस बनाना चाह रहे थे, दिल्ली को। आप दिल्ली को पेरिस बनाएँगे या दिल्ली को दिल्ली जैसा बनाएँगे? कैसी दिल्ली बनाना चाहते हो? दिल्ली को ना पेरिस बनने की जरूरत, ना लंदन बनने की जरूरत। दिल्ली दिल्ली रहे। दिल्ली दिल वालों की दिल्ली है, देश की राजधानी है। हर राज्य के लोग यहाँ आके बसते हैं, एक तरह से मिनी इंडिया है। देश का दिल है दिल्ली। दिल्ली दिल्ली के रूप में विकसित हो और यहाँ वो सारी सुविधाएं लोगों को मिल पाए जो देश की राजधानी में होनी चाहिए। एक ऐसा शहर जो वर्ल्ड क्लास हो, जिसमें सारी फैसिलिटीज, जिसमें स्वच्छता, जिसमें हरियाली, पूरा इस तरह का माहौल हो कि दिल्ली वालों का दिल खुश है। मैं ऐसी दिल्ली बनाना चाहती हूँ। रेखा जी, एक प्रश्न है, वो थोड़ा सा उलझन में भी डाल सकता है, कुछ लोग उस पर विवाद भी कर सकते हैं, मगर मैं एक साफ राय आपकी जानना चाहूंगा। मुफ्त की रेवड़ी का मुद्दा बहुत बना। एक तरफ रियायत और सुविधा की राजनीति है, एक तरफ प्रशासन से जुड़े हुए खर्चे भी हैं, और एक जो तीसरा एंगल है वो लोक लुभावन लालच वाली राजनीति भी है। दिल्ली में हमने इस लालच वाली राजनीति को भी बढ़ते हुए देखा है। ये फ्रीबीज की राजनीति कितने कदम चल सकती है, और अगर जनता को उसमें रस आने लगे तो जनता को कैसे समझाएंगे और चीजों को कैसे संभालेंगे, क्योंकि आपको खजाना भी संभालना है और वोट बैंक भी संभालना है। ठीक कह रहे हैं आप। और मैं भी ये मानती हूँ कि जनता को भी फ्री नहीं चाहिए, जनता को सुविधाएं चाहिए। कौन फ्री पानी मांग रहा है? वो चाहते हैं साफ पानी मिले। यदि आप फ्री में पानी देने के एवज में उन्हें गंदा पानी दे तो कौन पीना चाहता है? आज दिक्कत यही है कि आपने कोई वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया। आज आधी दिल्ली
को बिना नल से पानी पीने के लिए जो मजबूर है, आज भी लोग बोरिंग से पानी उठा करके पीते हैं। आवाजें लगा के यार गर्मियों में पानी बिकता है इसी दिल्ली में, जिस दिल्ली में दावा होता था कि सारा पानी फ्री है। झुग्गी वासी भी बिस्लरी का केन लाने के लिए मजबूर है। तो वो बताइए कि दिल्ली सस्ती पड़ी कि महंगी पड़ी? जो रोज बिस्लरी यूज कर रहा है, जो रोज पानी का कंटेनर मंगवा रहा है। दिल्ली को जरूरत है बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की, पीने के पाइपलाइन हो, सीवर लाइन हो, आपको शिक्षा अच्छी मिले, आपको हेल्थ केयर अच्छी मिले। जो चीज देने वाली है वो है एजुकेशन और हेल्थ। इसके अलावा दिल्ली को किसी और चीज की जरूरत है ना आवश्यकता है। आज झुग्गी का वासी हो, फ्लैट में रहता हो, कोठी में रहता हो, आप उसे शिक्षा दीजिए, आप उसे हेल्थ दीजिए। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा दिल्ली कुछ और चाहती है। और दिल्ली समझदार है, दिल्ली को समझ में आ रहा है कि अब जो उन्होंने निर्णय किया है वो बेहतर कल के लिए है। दिल्ली वालों का दिल एक और चीज़ से बहुत दुखा था और चुनाव में आपका ये जो मुद्दा भी बहुत बड़ा था, यमुना की सफाई। उसको लेकर सबसे ज़्यादा पहले जो मुख्यमंत्री थे वो तो कागज़ों पे तारीखें लिख-लिख के दिया करते थे कि इस तारीख तक ये हो जाएगा, इस तारीख तक ये हो ऐसे ऐसे जाएगा। वीडियोस चले, हाँ। मतलब साक्ष्य है ये। तो अब अगर आपसे बात की जाए तो यमुना की सफाई को लेके बहुत अपेक्षाएं हैं और उम्मीद यही है बीजेपी सरकार से कि जल्दी से जल्दी करेंगे। क्या काम हो रहा है 100 दिन में? टाइमलाइन क्या है और डेडलाइन क्या है? देखिए, अगर आप मुझसे डेडलाइन, टाइमलाइन पूछेंगे तो मुझे भाई केजरीवाल साहब के जैसे झूठ सच तो नहीं मैं बोल सकती। मैं आपको जो बता सकती हूँ, पिछली सरकारें केवल इसी अपनी इमेज में लगी रही कि हम तो कर दिया हमने, यमुना साहब सुबह बोला शाम तक कर देंगे, शाम को बोला अगले दिन सुबह कर देंगे। उनकी मंशा थी ही नहीं, ना नियत थी ना नीति थी। यमुना कोई एक दिन का प्रोजेक्ट नहीं है, एक साल का प्रोजेक्ट नहीं है। यमुना की स्थिति सुधारने के लिए यमुना को समझना बहुत जरूरी है। यमुना वो 22 किलोमीटर का स्पैन जो दिल्ली राज्य में से होके गुजर रहा है, उसकी हालत क्या है? क्या वो सांस ले पा रही है? आज उसमें लगभग नहीं तो 200 नाले गिरते हैं, 200 नाले। एक नाले को टैप करने के लिए पिछली सरकार ने काम नहीं किया कि आप उसको साफ करके उसमें डालें या फिर रोकें। आप कैसे यमुना सफाई की बात कर सकते थे? आज जब हम एक्चुअल में यमुना को साफ करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें दिखता है कि हमारे लिए कितना काम है। हमें दिखता है कि भाई ये 200 नालों को साफ करना पड़ेगा, इसको टैप करना पड़ेगा, उसके ऊपर डिसेंट्रलाइज एसटीपीज बनाने पड़ेंगे। जो वर्तमान के एसटीपी हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उनको ऑप्टिमम उसका जो ऑपरेशनल लेवल है उस पे लेके आना लाना पड़ेगा। जब तक आप नालों की सफाई, यमुना में फ्रेश वाटर तो है ही नहीं। जितना दिल्ली को पानी मिलता है ब्यूटी वो लेवल तो बहुत कम है। हम लोग पीने में उपयोग ले लेते हैं। यमुना जी में एक बूंद फ्रेश वाटर नहीं है। कौन सा पानी आ रहा है? नालों का। नाले का पानी यदि यमुना जी में जा रहा है तो आपको उसको रिवाइव करने के लिए उसका बीओडी लेवल ठीक करना पड़ेगा। बीओडी लेवल के लिए नालों की सफाई करनी, ठीक है, उसका डीसिल्टिंग, उसका सीवेज हटाना, उसमें स्मेल ना होना, ये सब लाना पड़ेगा। एक भी तो नहीं किया उन्होंने। डिसिल्टिंग होती नहीं थी, वरना ऐसा नहीं होता कि दिल्ली में कनॉट प्लेस जैसी जगह मिंटो रोड पर आदमी सड़क पर डूब के मरा। डिसिल्टिंग नहीं हुई, मगर दावे तो पूरे थे। अब आपको आज की स्थिति भी तो सुन लीजिए। आज हमने 20 लाख मेट्रिक टन सिल्ट इन नालों में से निकाली है सिर्फ इन 100 दिनों में। 20 लाख मीट्रिक टन किसे बोलते हैं? कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लगाई। आप दिल्ली के किसी और से गुजर जाइए, आपको नालों के ऊपर डिसिल्टिंग की मशीनें लगी हुई दिखाई देंगी। हमें बोलने की जरूरत नहीं है, जनता देख रही है, अपने आप बोलती है कि हमने ऐसे नाले की स्थिति आज तक नहीं देखी कि इतना सिल्ट उसमें से निकला। जो 2023 में बाढ़ आई दिल्ली में, उसका पूरा का पूरा कारण सरकार थी, क्योंकि उन्होंने कभी डिसिल्टिंग की ओर ध्यान ही नहीं दिया। ओवरफ्लो हो गया, दिल्ली बह गई बाढ़ में। परंतु आज हमने 100 दिनों में इतनी तैयारी कर दी कि कितना भी बारिश बरस जाए दिल्ली में बाढ़ नहीं आ सकती। कितना भी पानी बरस जाए दिल्ली डूब नहीं सकती। और एक एक वाटर लॉगिंग का पॉइंट, उसको हमने पूरी तरीके से साफ करने की दिशा में काम किया। वहाँ पंपिंग स्टेशन लगाने से लेके हर व्यवस्था को। तो आज कम से कम मैं इतना एश्योर कर सकती हूँ कि बरसेगा जरूर,
परंतु रुकेगा नहीं। रुकेगा नहीं, वो अपने विद इन टाइम लिमिट निकल जाएगा। क्योंकि पूरा पूरा दिन पानी खड़े रहना, बसें डूब जाना, ये दिल्ली का फीचर था। जब तक वो अखबार में वो फोटो नहीं छपती थी मिंटो ब्रिज के नीचे बस डूबी हुई, तब तक पता नहीं चलता था कि बारिश शुरू हो गई है। तो ये स्थिति अब दिल्ली की नहीं रहने वाली, ये मैं कह सकती हूँ। मैं एक और चीज देखता हूँ, ये डीसिल्टिंग मशीन्स तो दिखाई दे रही हैं, मगर इसके साथ ही बुलडोजर भी काफी दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोग उसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भी जोड़ के देख रहे हैं। क्या अवैध घुसपैठ और एनक्रोचमेंट दोनों आपके एजेंडा में हैं? देखिए, दिल्ली की कुछ समस्याएं तो हैं। दिल्ली एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ मैक्सिमम एंक्रोचमेंट है, नालों पे, सड़कों पे, रास्तों पे, हर जगह पे। और दिल्ली में दूसरा एक विषय है कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट। कोर्ट इतना स्वयं मोटो से भी बहुत सारी चीज़ें कॉल करती है। अधिकतर जो डेमोलिशन के केसेस जो होते हैं उसमें आप उठा के देख लीजिए, 90% केसेस में कोर्ट इन्वॉल्व होता है। कोर्ट के आदेश होते हैं कि ये नाला खाली कीजिए, ये रास्ता कोई एक साधारण व्यक्ति भी जाके पिटिशन डालता है, वो कहता है देखिए जी मेरा राइट ऑफ वे रुक रहा है, मैं तो जा नहीं पा रहा हूँ, तो कोर्ट आदेश देता है कि ठीक है भाई हटाइए। तो वो एक कारण है। दूसरा जो कारण है, जारी रहेगा देखिए कोर्ट के आदेश की अवहेलना वो तो होगी। तो कर नहीं सकते, हम तो नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको देर सवेर वो माना जाता है। परंतु लोगों को सुविधाएं उनकी सुविधाएं खत्म ना हो, उनका ध्यान दिया जाए। हम अपनी ओर से पूरी तरीके से जो एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं, झुग्गी हटाई जा रही है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, दिल्ली में एक भी झुग्गी हटाने की कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने तो 700 करोड़ रुपए का बजट दिल्ली की झुग्गियों के लिए रखा है, ताकि वहाँ नाली, खड़ंजा, फुटपाथ और शौचालय, स्नान घर, शिशु वाटिका, बस्ती विकास केंद्र, ये सब बना सके। पहली बार कोई सरकार आई है जो झुग्गी की चिंता कर रही है। आज से पहले झुग्गी के लिए कितना बजट रखा जाता था? बस्तियों का डेवलपमेंट प्लान करेंगे, मगर क्या ये क्षेत्र को अधिसूचित करना, चिन्हित करना, क्या इसे स्थायी बसावट माना जाए? जब तक उनके लिए बेहतर व्यवस्थाएं खड़ी नहीं हो जाती तब तक के लिए वो जहाँ रहें सुविधाओं के साथ रहे। बेहतर शौचालय, बेहतर स्नानघर उन्हें मिलने चाहिए, ऐसा हमारा मानना है और उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। अवैध घुसपैठ की भी बात बहुत चल रही है, विशेष तौर से दिल्ली में हमने देखा है, चाहे वो बांग्लादेशी हो, रोहिंग्यास हो, जिनके लेकर सवाल उठते रहे हैं। क्या आपके एजेंडे में है कि इन पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी, जो होनी इसको ही वोट चाहिए, बैंक के लिए होना पाला ही गया है? चाहिए। जितना ज़्यादा ये अवैध घुसपैठ नागरिक यहाँ रहेंगे, उतना दिल्ली वालों का हक मारा जाएगा। जो हक रिसोर्सेज पे, दिल्ली के रिसोर्सेज पे उनका है, वो हक कहीं और जा रहा है। तो इसलिए दिल्ली की सुरक्षा के लिए, दिल्ली के लोगों को सुविधाएं देने के लिए घुसपैठ को रोकना जरूरी है। एक गंभीर समस्या दिल्ली की रही है पोल्यूशन। आपने देखा होगा स्कूलों में कभी भी पोल्यूशन हॉलीडे नहीं होते थे। दिल्ली में पिछले करीब 8-10 साल से पोल्यूशन हॉलीडे होते हैं बच्चों के। सांस लेना मुश्किल हो जाता है। दुखद है। हाँ, आप साइंटिफिक तरीके बताने वाली सरकार ने कोई काम नहीं किया सिवाय आरोप लगाने के लिए। ये एक ऐसी समस्या है जिससे हर दिल्ली वासी परेशान है, बीमारियों की जड़ है ये। इसको लेके आपकी क्या तैयारी है? क्या कोई आपके पास सॉल्यूशन है इसका? बेहतर समझ के साथ में पर्यावरण की समस्या को सुलझाना हमारा लक्ष्य रहा और इस 100 दिनों में हमने पर्यावरण को लेकर के अनेकों नीतिगत डिसीजन ऐसे किए जो बहुत ज़रूरी थे, जो पिछली सरकारों ने इन पे कुछ भी काम नहीं किया था। पिछली सरकारों ने केवल ऑड इवन के माध्यम से सोचा कि पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, तो नहीं हो सकता था। ऑड इवन में क्या करेंगे? जो पॉल्यूशन जहाँ है वो रहेगा ही रहेगा। हमने आने के बाद पॉल्यूशन के कारण उनके निवारण पे पूरी तरह से चर्चा करते हुए दिल्ली के पॉल्यूशन के समाधान के बिंदु लागू किए, जिसमें हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर स्प्रिंकलर्स लगना और पूरे सड़कों पे वाटर स्प्रिंकलर मशीन्स होना, एंटी स्मोक गन्स होना, ये सारे काम, मैकेनिकल स्वीपिंग होना, ग्रे एरिया को कवर करना, प्लांटेशन इत्यादि, ये सारी चीज़ें दिल्ली के पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए है। इस पे हम काम कर रहे हैं। ये वही समय होता है जब दिवाली भी आती है। आपको भी लगता है कि पटाखों से पोल्यूशन ज़्यादा होता है या दिल्ली के पोल्यूशन की मेन वजह वही रहेगी? ये बड़ा कारण नहीं है।
IIT कानपुर की रिपोर्ट भी है जो कहती है पटाखे बड़ा कारण नहीं है। वही कह रहे हैं, अब तो ग्रीन क्रैकर्स आ गए हैं, तो ग्रीन क्रैकर से आपका पॉल्यूशन का वो कंपोनेंट नहीं होता है जो आपका डस्ट से होता है, जो पॉल्यूशन आपका व्हीकलर पॉल्यूशन से होता है या पराली से होता है। पराली तो ये सारे कारण जो हैं वो पॉल्यूशन के हैं जिसके निवारण के हम काम एक और बस सवाल ये है कि आप हमेशा से जब आप बीजेपी बोलते रहे कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हिंदू विरोधी एजेंडा लेकर जाती है, हिंदू विरोधी बातें करती हैं, लेकिन जब आपके हाथ में अब सत्ता है तो सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए आपकी सरकार किस तरह के कदम उठाने जा रही है, उसको लेके भी कोई प्लान है? देखिए, हम तो चाहते हैं दिल्ली में शांति रहे, सुकून रहे और स्वतंत्रता से जीने के अधिकार रहें। सब लोग, दिल्ली के नागरिक बहुत ही सद्भावना के साथ में अपना जीवन गुजारे। हमने दिल्ली में अन्य अन्य राज्यों के दिवस मनाने का काम शुरू किया, हमने उत्सव सेलिब्रेट करने के काम शुरू करे, हमने दिल्ली में पहली बार हिंदू नववर्ष मनाया, हमने दिल्ली में पहली बार पूरी एक ऐसी परिपाटी शुरू करी जिसके माध्यम से त्यौहार, संस्कृति और आपस में एक इतिहास गौरव की दिशा में हम बढ़े। मैं ये समझती हूँ दिल्ली बेहतरी की ओर अग्रसर है। बेहतर कल होगा, बेहतर दिल्ली होगी, विकसित दिल्ली होगी। तो दिल्ली की 100 दिन की सरकार के ऊपर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ ये हमारी खास बातचीत थी, जिसमें दिल्ली से जुड़े तमाम पहलुओं पर बात हुई, आगे के रोड मैप के बारे में भी बात हुई और देखते हैं कि बीजेपी अब आने वाले दिनों में जनता की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है और जो दिल्ली की जनता ने सपने देखे हैं वो पूरे करती है कि नहीं। फिलहाल 100 दिन का ये सफर हमने देखा और आपको भी बताया कि क्या क्या हुआ है 100 दिन में। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी पांचजन्य इसी तरह के खास संवाद लाता रहेगा, तो जुड़े रहिए पांचजन्य के साथ।